अब वही मुद्दे आप चाहिएगा कि एक ही काट की हाड़ी बार बार चढ़ जाए और उस पर कुछ खिचड़ी पक जाए, वो नहीं पकने वाला। पटना साहिब का सीट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना साहिब में एक मुश्त करीब 5 लाख कायस्थ वोटर है, 3.5 से 4 लाख के आसपास वैसे वोटर हैं। और ये कलेक्टिव वोट मतलब कहा जाता है ना कि पटना साहिब में अगर ईटा को भी बीजेपी लड़ा देगी तो वो ईटा भी सांसद बन जाएगा। कि करीब 1 महीना से चुनाव चल रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब पीएम मोदी जो हैं वो रात दिल्ली में ना बिताए हों। दिन भर वो कहीं चुनाव प्रचार करें लेकिन रात वो दिल्ली वापस हो जाते हैं अपने पीएम हाउस में, अपने आवास में। ये पहली बार होने जा रहा है कि पीएम का यहाँ पर विश्राम भी करेंगे, नाइट हॉल्ट भी है। जो अभी तक का रिपोर्ट बीजेपी के पास पहुंचा है वो बड़ा सकारात्मक नहीं है बीजेपी के लिए। मतलब जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुआ है ना करुणा, उन 14 लोकसभा सीटों में बड़ा नुकसान एनडीए को दिख रहा है। और मोदी को इस बात का डर भी है कि कहीं चौथा चरण अगर गड़बड़ाया तो फिर पूरा जो मोमेंटम है वो बदल जाएगा। कि एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जो है वो 2020 का बदला 24 में ले रहे हैं, उनकी पार्टी ले रही है। बिहार में कुशवाहा और कोयरी वोटर जो है ना, कुर्मी वोटर, अब जाकर जरा पता कर लीजिए तो जो लवकुश का समीकरण बिहार में बनता है वो कितना लवकुश का समीकरण आज एनडीए के साथ है, जरा पता कीजिए आप जमीन पर। तो जनता भी अब वैसे प्रत्याशियों से, वैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, वैसे सांसदों से परेशान है, उबी हुई है, जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने आ जाते हैं। अब गिरिराज सिंह बेगूसराय में क्या किए हैं? बेगूसराय में वोट मांग रहे हैं ना गिरिराज सिंह, उनकी उपलब्धि बताइए कि उन्होंने, गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में किया क्या। नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकतंत्र का महापर्व है और ये लोकसभा का चुनाव है। देखिए, जो आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में आ रहे हैं, अब इसको लेकर भी बहुत तरह की कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि इस बार वो अपने एनडीए प्रत्याशियों के लिए बिहार वासियों से वोट की मांग करने आ रहे हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदीप्त। उदीप जी, ये जो अभी नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं दौरे पर, पहला ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में रोड शो करेंगे, ये इनका रोड शो करने की वजह क्या हो सकती है इतना ज़्यादा? देखिए, ये तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है करुणा, कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आज पटना में रोड शो कर रहे हैं। 19 में तो नहीं किए थे। 19 का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो पूरे लोकसभा में नरेंद्र मोदी का 12 या 13 दौरा हुआ था बिहार के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इस बार पहले चर्चा हुआ कि नरेंद्र मोदी का 17 दौरा होगा, फिर वो बढ़कर 18 हुआ, अब कहा जा रहा है कि 25 दौरा भी हो सकता है। इसके अलावा रोड शो का तो कहीं कोई चांस ही नहीं था। 400 पार की बात बीजेपी कर रही है तो रोड शो का कोई औचित्य नहीं था। बीजेपी का कॉन्फिडेंस उस तरह का दिखना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अब आज के रोड शो में शामिल कौन कौन लोग हैं उसकी सूची तो आ गई है ना। अभी थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर से नीतीश जी पटना पहुंचे हैं जी। नीतीश कुमार रहेंगे पीएम मोदी के साथ, रामकृपाल यादव रहेंगे और रविशंकर प्रसाद रहेंगे। इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों भी मौजूद रहेंगे। अब पाटलिपुत्र से सांसद कौन है? रामकृपाल यादव, जो रहेंगे उस रोड शो में मोदी के साथ, उनके व्हीकल पर या उसके पीछे रहेंगे, और रविशंकर प्रसाद रहेंगे। मतलब पटना साहिब और पाटलिपुत्र को कलेक्टिव तौर पर एक साथ जोड़कर, चूंकि पटना का ये सीट है 2009 के परिसीमन के बाद ये दोनों सीट अस्तित्व में आया, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। इन दोनों सीटों के गुणागणित को सेट करने के लिए नरेंद्र मोदी का ये रोड शो किया जा रहा है। ये बातें बीजेपी कर रही हैं। लेकिन करुणा, अगर हम सवाल करें कि आज बिहार का वो वैसा सीट का आप नाम बताइए जो सबसे सेफ सीट माना जाता है बीजेपी के लिए, सबसे सुरक्षित सीट, तो वो पटना साहिब का सीट है। पटना साहिब का सीट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना साहिब में एक मुश्त करीब 5 लाख कायस्थ वोटर हैं, 3.5 से 4 लाख के आसपास वैसे वोटर हैं। और ये कलेक्टिव वोट मतलब कहा जाता है ना कि पटना साहिब में अगर ईटा को भी बीजेपी लड़ा देगी तो वो ईटा भी सांसद बन जाएगा। ये कहा जाता है कि किसी को XYZ, किसी व्यक्ति को, अगर आप ही को पटना साहिब से बीजेपी के सीट पर हम लड़ा दें तो बीजेपी से आप सांसद बन जाइएगा। तो उस सीट पर नरेंद्र मोदी को क्यों आना पड़ा? क्या बीजेपी इतनी इनसिक्योर हो गई है, इतना असुरक्षा का भाव बीजेपी के अंदर आ गया है कि आज पटना साहिब सीट के लिए प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है? और नाइट हॉल्ट है नरेंद्र मोदी का। सबसे बड़ी बात समझिए कि नाइट हॉल्ट है, मतलब अभी तक जो रिकॉर्ड है 2019 का 14 का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 24 का तो पक्के तौर पर हम बता रहे हैं कि करीब 1 महीना से चुनाव चल रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब पीएम मोदी जो हैं वो रात दिल्ली में ना बिताए हों।
दिन भर वो कहीं चुनाव प्रचार करें, लेकिन रात वो दिल्ली वापस हो जाते हैं अपने पीएम हाउस में, अपने आवास पर। ये पहली बार होने जा रहा है कि पीएम का यहाँ पर विश्राम भी करेंगे, नाइट हॉल्ट भी है। इसके अलावा कल सुबह वैशाली के मोतीपुर में उनका सभा है और फिर वहां से छपरा में उनका सभा है। मतलब 4 सीटों को टारगेट करके मोदी का ये दौरा है अगर देखा जाए तो। पाटलिपुत्र, पटना साहिब, सारण और छपरा वही और हाजीपुर। अब समझिए कि आखिरकार इसका औचित्य क्या है। देखिए 3 चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में 4 सीटों पर हुआ। 4 सीट में आपको औरंगाबाद, जमुई, नवादा ये सीट रहा। दूसरे चरण में 5 सीटों पर हुआ, चाहे भागलपुर कहिए, किशनगंज कहिए, बांका कहिए, पूर्णिया कहिए, कटिहार कहिए। फिर तीसरे चरण में भी कई सीटों पर हुआ, खगड़िया में हुआ, मधेपुरा में हुआ, झंझारपुर में हुआ। जो अभी तक का रिपोर्ट बीजेपी के पास पहुंचा है वो बड़ा सकारात्मक नहीं है बीजेपी के लिए। मतलब जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुआ है ना करुणा, उन 14 लोकसभा सीटों में बड़ा नुकसान एनडीए को दिख रहा है। और मोदी को इस बात का डर भी है कि कहीं चौथा चरण अगर गड़बड़ाया तो फिर पूरा जो मोमेंटम है वो बदल जाएगा अगले 3 चरण में। देखिए चुनाव का एक रुख होता है, जिस तरह 2014 में एक पूरा लहर बन चुका था मोदी का। पहले चरण से वो इम्पैक्ट दिखा, दूसरे में वो बढ़ा और तीसरे चरण आते आते तक तो ऐसा स्थिति हो गया था कि पूरा देश भाजपामय हो गया था। वो इस बार उल्टा हो रहा है। पहले चरण में बीजेपी थोड़ा गड़बड़ाती है, दूसरे चरण में और गड़बड़ाती है और तीसरे चरण तक तो पूरा स्थिति खराब हो गया है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये नरेंद्र मोदी का दौरा है। अब बताइए ना, कल वोटिंग है, 5 सीटों पर वोटिंग है ना। समस्तीपुर में है, बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर और दरभंगा। और उस वोटिंग के दिन अगर नरेंद्र मोदी बिहार में रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, उसका इम्पैक्ट पड़ना है। तो यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर एक तरफा। और देखिए बीजेपी जानती है कि बिहार वो राज्य है जो सर्वाधिक सीट जिताकर दे सकता है। मतलब यूपी भी इतना बड़ा मार्जिन से नहीं जिताया जितना बिहार ने। 40 में 39 सीट दिया पिछले बार भाई। एक सीट गड़बड़ा गया किशनगंज, वो भी मात्र 35,000 वोट से, नहीं तो वो सीट भी निकल ही गया था। तो आप समझिए करुणा कि 40 में 39 सीट देने वाला स्टेट है बिहार, और वहाँ पर अगर 15 सीट के नुकसान का बात होगा तो समझ रहे हैं बीजेपी का क्या हाल होगा। 400 पार तो बहुत दूर का बात है, 272 के आंकड़े पर सवाल उठाने लगेगा फिर जनता जो है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है लगातार अपना जो रोड शो कर रहे हैं, साथ में उनको कमर में दर्द भी है, लेकिन इन सब के बीच भी वो लगातार कहते नजर आ रहे कि इस बार 400 का नारा ये भूल जाएं, क्योंकि तीसरे चरण का भी चुनाव हुआ और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और बिहार में 40 में जो 39 सीट पिछले साल बिहार वासी दिए, अपना प्यार दिखाए, 39 MP होने के बावजूद भी बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी को इस बार पधारना पड़ा खुद। तो इस पर मतलब क्या देखिए, मतलब एनडीए खुद को यहाँ कमजोर महसूस कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए बड़ा सवाल ये होना चाहिए ना करुणा कि आखिर क्या कारण है कि आज महागठबंधन इतना एज ले रहा है। देखिए इसका 2-3 कारण जो स्पष्ट तौर से समझना होगा। पहला तो कारण जो है जिसका चर्चा हमने कल बड़े मतलब डिटेल तरीके से किया कि एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जो है वो 2020 का बदला 24 में ले रहे हैं, उनकी पार्टी ले रही है। बिहार में कुशवाहा और कोयरी वोटर जो है ना, कुर्मी वोटर, आप जाकर जरा पता कर लीजिए तो जो लवकुश का समीकरण बिहार में बनता है वो कितना लवकुश का समीकरण आज एनडीए के साथ है, जरा पता कीजिए आप जमीन पर, तो आपको समझ में आएगा कि इस बार यादव प्लस मुस्लिम प्लस कुशवाहा प्लस कुर्मी, ये चारों वोटर एनडीए के साथ नहीं है। वैसे तो ट्रेडिशनली यादव रहता भी नहीं है, लेकिन सीमांचल में कभी कभी देता है यादव वोट बीजेपी को, वो भी इस बार बीजेपी के साथ नहीं है। और सबसे बड़ा डर बीजेपी को इसी बात का है कि लवकुश का वोट इस बार बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, और वो लवकुश नीतीश कुमार की भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये तो एक कारण है जिसके कारण यहाँ पर एनडीए कमजोर पड़ रहा है। दूसरा कारण एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी देखिए, बीजेपी वैसे सांसद, और बीजेपी का ही नहीं, आप देखिए ना जदयू में भी जितने लोगों को टिकट इस बार दिया गया लगभग सब टिकट रिपीट कर दिया गया। अगर शिवहर को छोड़ दिया जाए, शिवहर तो खैर बीजेपी का सीट था, वो चला गया जेडीयू को, तो वहाँ से नई प्रत्याशी आ गए लवली आनंद। जेडीयू भी सभी प्रत्याशियों का टिकट रिपीट किया। बीजेपी भी अगर 3 सीट को छोड़ दिया जाए, सासाराम से छेदी पासवान, बक्सर से अश्विनी चौबे और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, तो सभी सीटों पर प्रत्याशियों को रिपीट कर दिया गया। तो जनता भी अब वैसे प्रत्याशियों से, वैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, वैसे सांसदों से परेशान है, उबी हुई है, जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने आ जाते हैं। अब गिरिराज सिंह बेगूसराय में क्या किए हैं? बेगूसराय में वोट मांग रहे हैं ना गिरिराज सिंह, उनकी उपलब्धि बताइए कि उन्होंने, गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में किया क्या है। आप जहानाबाद चले जाइए, पूछिए जहानाबाद के लोगों से कि चंद्रवंशी जो हैं उन्होंने 5 साल में क्या किया।
आप चले जाइए काराकाट, हालांकि टिकट वहां पर कट गया महाबली सिंह का, आप पूछिएगा महाबली सिंह वहां पर क्या किए हैं। आप चले जाइए पूर्णिया, जरा पूर्णिया की जनता से पूछिए कि संतोष कुशवाहा ने किया क्या है वहां पर। आप किसी भी विधान लोकसभा में चले जाइए, आप पटना साहिब में ही रविशंकर प्रसाद का काम जरा पूछिए पटना साहिब की जनता से। हम अभी चुनाव के पहले गए हुए थे वहां पर बख्तियारपुर में, जो पीपा पुल का मामला है। 14 में शत्रुघ्न सिन्हा ने वादा किया था कि हम वहां पर पीपा पुल बनवा देंगे, पीपा पुल बना। 19 में रविशंकर ने वादा किया था कि उसको हम पूरा रोड बनवा देंगे, ब्रिज बनवा देंगे, आज तक नहीं बना है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो हर जगह का स्थानीय मुद्दा बड़ा हावी है इस बार। मैंने कुछ उदाहरण देकर समझाया है। आप किसी भी लोकसभा में चले जाइए, आप चले जाइए ना मोतिहारी, जरा पूछिए कि राधा मोहन सिंह क्या किए हैं। 14 में यही नरेंद्र मोदी आकर मोतिहारी में कहे थे कि यहीं के चीनी मिल के चीनी से हम चाय बनवा कर पियेंगे। ये चीज लालू यादव ने भी अपने ट्वीट में नहीं दिया, और सही बात है। मोदी ने वादा किया था कि मोतिहारी का चीनी मिल खुलेगा और उसके चीनी से हम चाय पियेंगे और तब वोट मांगेंगे। ना चीनी मिल का ठिकाना है, ना चाय का ठिकाना है। तो राधा मोहन सिंह किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? तो दूसरा कारण यह है कि प्रत्याशी जो है इस बार उनसे जनता परेशान है। सिर्फ मोदी के नाम पर वोट कितना दिन लीजिएगा आप? आज बताइए ना, बीजेपी के बिहार का छोड़िए, मनोज तिवारी की क्या उपलब्धि है भाई? सैकड़ों उदाहरण हैं जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के रहम के कृपा पर वो लोग बन जा रहे हैं सांसद। ये बड़ा भारी पड़ रहा है। और तीसरा जो फैक्टर मुझे समझ में आ रहा है वो जातीय समीकरण है। देखिए, पहला फैक्टर मैंने बताया लवकुश का छटकना एनडीए से, दूसरा प्रत्याशियों का चयन, और तीसरा जातीय गोलबंदी। अति पिछड़ा 2014 में 2019 में पूरी तरीके से बीजेपी के साथ थे। इसमें आप देखिए करुणा, आप किसी भी लोकसभा में चले जाइए, वहां पर अगर पूछिए कि सबसे अधिक वोटर्स की संख्या किस आबादी की जाति की है, तो वो अति पिछड़ा होते हैं। जैसे झंझारपुर में पचपनिया चलता है, मधेपुरा में पचपनिया चलता है। पचपनिया क्या होता है भाई? 55 अति पिछड़ी जातियों को जोड़कर जो समूह बनता है उसे पचपनिया कहते हैं। और उनकी आबादी वहां पर 40% है, कहीं कहीं 35% है। तो सबसे मतलब जो बड़े वोटर्स की संख्या है वो ईबीसी का है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का है, अति पिछड़ी जातियों का है। वो उनमें भी थोड़ी नाराजगी इस बार बीजेपी को लेकर है। तो ये कई कलेक्टिव कारण है ना, जिसके कारण इस बार एनडीए जो है वो बिहार में कमजोर पड़ रही है। इसके अलावा नौकरी बड़ा मुद्दा बना। 17 महीने में तेजस्वी ने ये बात करके दिखा दिया कि वो नौकरी दे सकते हैं। और देखिए, बिहार में नौकरी का बड़ा क्रेज है। कोई भी युवा जो ग्रेजुएट है वो चाह रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सेटलमेंट मिले, उसके परिवार को सब चलाना है, विवाह है, कई तरह के सामाजिक मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार का युवा परेशान है, चिंतित है। आज ही देखिए ना, अभी आज सुबह ही आदिशपुरी ने खबर किया, पेपर लीक हुआ है 66 बीपीएससी का। बताइए कितना गंभीर मुद्दा है। पेपर लीक का मामला है, यूपी में भी पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी का मामला है। तो खाली मंदिर पे धारा 370 पे कितने दिन आप वोट मांगिएगा? तो जनता, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब तो राम मंदिर बन गया, रामलला वहां पे विराजमान हो गए, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, 370 का भी हटा दिया गया। तो अब नए मुद्दों पर आप बात कीजिए। अब वही मुद्दे आप चाहिएगा कि एक ही काट की हाड़ी बार बार चढ़ जाए और उस पर कुछ खिचड़ी पक जाए, वो नहीं पकने वाला है। इसीलिए इस बार बीजेपी जो है वो पिट रही है बिहार में। इसके चलते नरेंद्र मोदी चिंतित हैं, पूरा बीजेपी कुनबा चिंतित है, और इनको बिहार पे स्पेशल फोकस करना पड़ रहा है। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में जो पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, क्या वाकई में बिहार वासियों पर उनका अपना प्रभाव वो छोड़ पाएंगे? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है काफ़ी प्रभावशाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार टॉप।